हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल एबी क्रैकिंग मंत्रा। पिछली बार हमने यूपीएससी के बारे में देखा था, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि यूपीएससी प्रीलिम स्टेज कंडक्ट करती है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे अगले वीडियोस में। पहले हम पॉलिटी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 2013 से 2020 तक है। और ये क्वेश्चन 100 में से कितने पूछे गए ये पूरा पाई चार्ट में आपको दिखाया गया है। जैसे कि 2013 में 19 क्वेश्चन है, 14 में 11 है। जैसे जैसे देखिए, आप पैटर्न देखिए, कुछ ऐसा कुछ मैच ही नहीं हो रहा। कभी 9, कभी 16, कभी 19। तो ये अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम्स होती है, क्योंकि इसका नाम ही अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2013 के ही देखेंगे वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विथ रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्री और कंपिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है ये अथॉरिटी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। तो एक गाइडलाइन इशू करती है, ऐसा मानना है इनका। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और जब आप ये वीडियो देखते रहेंगे तब पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, तो इसका आंसर सी है। मतलब बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है वो फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और गाइडलाइंस भी इशू करती है। तो जनरली जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं वो जनरली सही सही मानने चाहिए, भले आपको क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया ना हो। तो हम वो भी देखेंगे आगे कि कैसे आप बिना जानकारी के, मतलब कोई आइडिया नहीं है पर लॉजिक लगा के आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और बाद में हम एलिमिनेशन टेक्निक भी देखेंगे कि मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं है पर ऑप्शंस ऐसे रहते हैं कि आप एलिमिनेट करके उस सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। मतलब कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से, जो कि प्रोविंसेस से आए थे, वो कैसे, मतलब कहाँ से, इनका क्राइटेरिया क्या था कि चुन के आए थे, या फिर डायरेक्टली इलेक्टेड थे, मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड थे पीपल से, या फिर नॉमिनेट किए थे, या इलेक्टेड किए गए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, या फिर सिलेक्ट किए गए थे गवर्नमेंट से। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए और 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर सी है, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से, तो वो इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल असेंबलीज में से, जो कि एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। तो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो फिलहाल के लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि उसमें 389 मेंबर्स थे। उसमें से 292 रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट्स के, और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स के, और 4 थे जो कि चीफ कमिश्नर थे प्रोविंसेस के, जो कि दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। और ये जो 93 रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट से, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कैसे चुन के आते। तो इसका आंसर था प्रोविंशियल असेंबलीज में से इलेक्टेड होके आते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers एक्ट 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both। मतलब जो ये जो पूरा नाम है, ये एक्ट का एक नाम है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है। तो उसकी इसमें जो अथॉरिटी पूछी गई है कि कौन सी अथॉरिटी इनिशिएट करती है प्रोसेस को, जो कि डिटरमाइन करती है नेचर और एक्सटेंट जो है इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। ये जो दो राइट्स है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तो इसका नेचर और एक्सटेंट कौन डिटरमाइन करता है, कौन सी अथॉरिटी डिटरमाइन करती है। तो उसके नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्ट, सॉरी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या मंडई रेवेन्यू ऑफिसर, या फिर ग्राम सभा। तो आप पॉज कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर है ग्राम सभा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम आगे। तो हम हिस्ट्री देखते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की, जो कि इसका शुरुआत हुई थी 1927 में, जो कि ब्रिटिश एरा था। तब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के नाम से जाना गया था। पर तब ब्रिटिश एरा में बहुत काफी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ट्राइबल्स का भी और रिसोर्सेज का भी।
तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने 1988 में पॉलिसी निकाली, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि ट्राइबल पीपल के प्रोटेक्शन और जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी। उसके बाद आ गया अपना एक्ट ये 2006 में तब राइट्स का कोई इश्यू, मतलब कोई ये नहीं था, किसी ने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया था। तो 2006 में राइट्स के बारे में इसमें बताया गया है कि जो कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स है और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है। तो ये जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट है, तो वो लैंड और विलेजर्स राइट्स के ऊपर माना गया था। तो इसके बारे में काफी विवाद हो गया था, तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पर मेन तो यही है, इसमें ये काफी चर्चे में था, इसलिए इसके ऊपर सवाल पूछना तय था। तो इसके इसमें इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स के बारे में और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के बारे में पूरा बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकोनॉमिक जस्टिस, जो कि एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो किस में प्रोवाइड किया गया है? प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल डायरेक्ट डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, या नन ऑफ द अबव? तो आप पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ज्यादातर लोगों को, बच्चे को लगा रहेगा कि प्रियम्बल में तो है ही और फंडामेंटल राइट्स में होगा, पर नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल में है और डीपीएस में भी है, तो इसका आंसर बी होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं हम। ये प्रियम्बल है, जो कि काफी इंडियन टेक्स्ट बुक्स में दिखा गया रहेगा आपको, जैसे कि ये बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पूरा है, पूरा इस पर काफी सवाल पूछे गए हैं पूरे इसमें, और इतना ही आप बार बार रिवाइज करोगे तो इसके ऊपर से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि ये दिखा जस्टिस, और ये इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ से पूछा गया है। तो आपको ये डायरेक्शन मिलता है कि आप कैसे पढ़ना चाहिए पूरे इसमें। फिर बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि इक्वेलिटी बिलीफ में आ सकता है, तो इक्वेलिटी बिलीफ में नहीं आएगा। वैसे ये इंटरचेंज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसमें पूरा थ्रो रहना चाहिए। जैसे कि ये डेट भी है 26 ऑफ नवंबर 1949, डू यू hereby adopt enact and give to ourselves this constitution? मतलब ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये इनेक्ट किया गया था प्रियम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Consider the following statements. An amendment to the Constitution of India can be initiated by introduction of bill in the Lok Sabha. अभी ये सवाल पूरा अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूरा घुमाया गया है। जैसे कि अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 में, तो आपको आर्टिकल्स भी जो मेन मेन आर्टिकल्स है वो ही याद रखने हैं। 368, तो ये पूरा अभी इसमें बताया गया है कि अगर किसी अमेंडमेंट करनी चाहिए, अमेंडमेंट करनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा कर सकती है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, अमेंडमेंट सिक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्स टू बी राटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी ऑल द स्टेट्स है, देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो गए, ऑल द स्टेट्स, तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और ये देखो ओनली, ऑल, तो आपको लगना, आपको पॉज कीजिए वीडियो और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आंसर का तो आपको पता ही चल गया कि नाइदर होगा, क्योंकि ये ओनली नहीं है और ये ऑल नहीं है, ये हाफ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब क्या, तो चेंज करना, किसी भी लॉ में चेंज करना, एडिशन करना, डिलीशन करना, उसके जो प्रोविजंस रहेंगे उसके बारे में। तो उसका रेफरेंस पूरा आर्टिकल 368 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अमेंडमेंट हम थ्री टाइप्स में कर सकते हैं, उसमें अलग अलग मेजोरिटीज होती है। जैसे कि एक सिंपल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी मतलब 50+1%, मतलब जो जितने मेंबर्स है उसके 50% या 51% की मेजोरिटी लगेगी वो लॉ बनाने के लिए। उसके बाद में आता है स्पेशल मेजोरिटी, ये हम देखेंगे आगे। उसके इसके अंदर स्पेशल मेजोरिटी में मतलब 2/3, मतलब 66% की मेजोरिटी लगेगी। और बाद में स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ बाय नॉट लेस देन हाफ स्टेट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो फेडरल कैरेक्टर रहेगा, सेंटर स्टेट, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गया या कौन सी लिस्ट हो गई, तो उसको अगर डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए हम स्टेट्स की परमिशन लगेगी, जो कि हाफ स्टेट से होनी चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? मतलब गवर्नेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, ये इनमें से कौन सा रहेगा फंडामेंटल, जो कि गवर्नेंस करता है कंट्री का? तो फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व। तो इसका आंसर है, क्या लगता है आपको? फंडामेंटल राइट्स नहीं, डीपीएसपी है इसका आंसर, क्योंकि ये डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करते हैं स्टेट्स के लिए, तो यही गवर्नेंस पूरा इनके अंडर आ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इटसेल्फ डिक्लेयर करता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, तो इधर ही आंसर हो गया अपना। बाद में तो ये इनके बारे में बताया गया कि डीपीएसपी होते क्या है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं स्टेट के लिए,
कौन से मैटर्स में, जैसे कि लेजिस्लेटिव हो गया मतलब लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंस्टिट्यूट क्या क्या करते हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। और उनका एम होता है कि जो हाई आइडियल्स जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो कि प्रियम्बल में आउटलाइंड है, उनके लिए क्या बोलते हैं, रियलाइज करना। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि ये जो डीपीएसपी है, ये पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इसके बारे में हम ट्रिक्स के बारे में भी हम याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम बाद में सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे, हर एक सब्जेक्ट में पूरा डिटेल में करेंगे, तब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। मतलब जो सेंटर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, पहला स्टेटमेंट है। फिर यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा रहेगी तब तक यूनियन मिनिस्टर्स रहते हैं उनके ऑफिस में। फिर बाद में जो प्राइम मिनिस्टर है वो कम्युनिकेट करता है प्रेसिडेंट के साथ जो प्रपोजल्स होते हैं लेजिस्लेशन के बारे में। तो इसमें से कौन सा करेक्ट, और ये भी देखना चाहिए कि करेक्ट है या इनकरेक्ट, क्योंकि काफी ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि इनकरेक्ट हाईलाइट नहीं किया जाता, मतलब ज्यादा बोल्ड नहीं किया जाता है, सिर्फ ऐसे छोटा सा लिख देते हैं इनकरेक्ट। हम हमको लगता है कि ये बरोबर है, सब सही पूछे रहेंगे, तो कभी कभी इनकरेक्ट भी देखना चाहिए। तो इसका आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर आपको क्या लगता है, क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगा होगा कि ये सभी सही होंगे, पर नहीं। जो पहला स्टेटमेंट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नहीं है, हाउस ऑफ द पीपल है, मतलब लोकसभा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। अगर आपने एक भी, अभी ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, अगर आपको ये पता है कि ये पहला गलत है, तो पहला गलत मतलब ये गया, ये गया, ये गया, तो आंसर हो गया 2 और 3। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 75 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका आंसर इस आर्टिकल में मिल जाएगा। जो कि प्राइम मिनिस्टर है उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ने, और जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से, सिर्फ एडवाइस दी जाती है प्राइम मिनिस्टर की। और बाद में मिनिस्टर जो है, जो कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के टाइम तक ही उनके ऑफिस में रह सकते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये अपना क्वेश्चन था, मतलब जो पहला स्टेटमेंट था, जो कि शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल लिखा है, नॉट पार्लियामेंट। अगर ये यहाँ गलती कर दी तो फिर खत्म हो गया, योर गेम इज ओवर। फिर बाद में ये बाकी दो प्रोविजन है, आप पढ़ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफी शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद ये आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं एक एक घंटे के बनाऊंगा तो आप टाइम देख के आप बोलेगे रहने दो तो इसलिए हम मैं छोटे वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट सेकंड भी आ जाएगा जल्दी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, और ये सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।